क्लास 12th का चैप्टर वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का रिवीजन हो रहा है। इसके पहले आपको बताया जा चुका है। रिवीजन क्लास में केवल आपको समझना है और बताई गई बातों को ध्यान से सुनना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके पहले आपको रिवीजन क्लास के 6 वीडियो प्रेषित हो चुके हैं। आज की क्लास में ये 7वां क्लास है, जिसमें आपको लिंग गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स के परिवर्तन द्वारा क्या अनियमितताएं हो सकती हैं, इसके बारे में समझाया जाएगा। इसके पीछे वाले क्लास में, जो इसके पहले आपने पढ़ा है, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से क्या आनुवांशिक अनियमितताएं हो सकती हैं, इसके बारे में आपको इसके पीछे वाले क्लास में समझाया गया था। यहाँ पर था दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से क्या आनुवांशिक अनियमितताएं होंगी, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या पर आधारित था। और आज का जो है वो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनमें उपस्थित जीन्स के परिवर्तन द्वारा क्या अनियमितताएं होंगी, इसके बारे में समझना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 का अर्थ हुआ मनुष्य में 23 जोड़ी, देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, और उनमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 44 गुणसूत्र, या इनको हम 22 जोड़ी 22 पेयर्स कह सकते हैं, या 44 गुणसूत्र, ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। जो अंतिम का पेयर होता है, अर्थात 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 23वीं जोड़ी का मतलब 2 गुणसूत्र जो अंतिम वाले होते हैं, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। आज जो आपको पढ़ना है वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं है, आज है लिंग गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स में परिवर्तन हो जाए तो क्या अनियमितताएं उत्पन्न होंगी, ये पढ़ना है। तो जो लास्ट वाले, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या पुरुष में XY होते हैं और महिला में XX होते हैं। यह आप पहले से ही जानते हैं। पुरुष में XY और महिला में X गुणसूत्र जो अंतिम वाला होता है वो होते हैं। अब ये गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र में जीन्स के परिवर्तन से क्या अनियमितताएं हो सकती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अर्थात जो आज का टॉपिक है वह है लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सहलग्न वंशागत, लिंग सहलग्न वंशागत के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग सहलग्न वंशागत या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है। जैसा कि अभी आपको बताया कि ऐसे जीन जो कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, अर्थात 23वीं जोड़ी जो लास्ट वाली है, वो 2 जो गुणसूत्र हैं, पुरुष में XY और महिला में XX, तो जो जीन जो कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, उन जीनों को हम लिंग सहलग्न जीन या सेक्स लिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। और जो इनसे उत्पन्न लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम लिंग सहलग्न लक्षण के नाम से जानते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और इन्हीं लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागत को ही लिंग सहलग्न वंशागत या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसके पहले आपने जब पढ़ा था, दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स जो होते हैं, उनमें संख्या में परिवर्तन होता है, तो या तो डाउन सिंड्रोम होगा, या एडवर्ड सिंड्रोम होगा, या पटाउ सिंड्रोम। इन तीनों के बारे में आपने यहाँ पढ़ लिया है। डाउन सिंड्रोम बताया था कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात ट्राइसोमी हो जाती है।
इसके कारण से ये अनियमितताएं होती हैं। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये नाम जो है इनके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही रखा गया है। जैसे डाउन सिंड्रोम में आपको बताया था, लैंगडन डाउन ने इसको देखा था, और जब ऐसा परिवर्तन होता है अर्थात 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में गुणसूत्र बढ़ता है, ऐसे परिवर्तन होने से जो बच्चा जन्म लेता है उसमें बहुत सारी सामान्य व्यक्ति से, सामान्य बच्चे से बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम, हमने याद हो आपको कहा था, इसको मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलियन इडियोसी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छी अल्प बुद्धि वाले होते हैं, ब्रेन विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा था वो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के क्या लक्षण होंगे, इनके बारे में पढ़ा था। ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से कोई न कोई सिंड्रोम टिप्पणी के रूप में या शॉर्ट नोट के रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। लेकिन इसके उलट अब यहाँ पर आपको लिंग गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणसूत्र में जीन्स होते हैं, जीन्स को वंशागत की इकाई कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते अवश्य हैं। ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। तो आनुवांशिक लक्षण जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ना है वह लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स, उन्हें कहा जाता है लिंग संलग्न जीन, और लिंग संलग्न जीन के कारण जो लक्षण उत्पन्न होता है लिंग संलग्न लक्षण कहलाता है। और इन्हीं लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति को हम लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब ये 3 प्रकार से रोग बन सकते हैं। जैसा आपने देखा है कि पुरुष में XY और महिला में जो लिंग गुणसूत्र है, जिसे हम एलोसोम्स भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो महिला में XX और पुरुष में XY होता है। तो ये रोग जो है या तो X लिंग संलग्न रोग होगा, या फिर Y संलग्न रोग होगा, या फिर XY संलग्न रोग होगा। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल X संलग्न रोगों के बारे में ही पढ़ना है, जो कि ऐसा रोग जो X जीन पर, X गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण होता है, वह X संलग्न रोग कहलाते हैं। और आपके सिलेबस में केवल 2 रोगों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है हीमोफीलिया के बारे में, हीमोफीलिया, और दूसरा पढ़ना है वर्णांता के बारे में, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इन 2 रोगों के बारे में पढ़ना है जो X संलग्न रोग के अंतर्गत आते हैं। हीमोफीलिया क्या होती है, बहुत आपने नाम सुना होगा। हीमोफीलिया क्या है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लिया आपके अंदर ये जीन मौजूद है जो हीमोफीलिया कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कहीं चोट लग जाए, कहीं कट जाए, ब्लीडिंग होने लगती है। सामान्य रूप से व्यक्ति का रक्त जो है 2-3-4 मिनट में अपने आप जम जाता है, जिससे ब्लड का बहाव जो होता है वो रुक जाता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जमने की प्रक्रिया को आपने समझा हुआ है। ब्लड वैसे जम जाता है सामान्य रूप से, लेकिन अगर आपको हीमोफीलिया बीमारी है तो कहीं चोट लगने पर, कहीं कट जाने पर रक्त का स्राव लगातार होता है, और रक्त का अधिकतम स्राव हो जाने के कारण लास्ट में अंततः व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि हीमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है, और चूंकि ये जीन्स से संबंधित है इसलिए इसका दवाओं से उपचार करके इसको रोका नहीं जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से रहने की आवश्यकता होती है कि कहीं पर भी कभी चोट न लगे, कहीं कटने न पावे, एक्सीडेंट न होने पावे। कहीं कट जाए तो खून निकलना शुरू हो जाए, सारा खून निकल जाएगा, सारा रक्त निकल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा। तो ये बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लीड करना, खून का लगातार बहाव हो जाना, इसलिए इसे हम ब्लीडर डिसीज के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी को सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया
कि कुछ संतानों में देखा गया था। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस रोग की वंशागति इन्हीं के परिवार से हुई होगी। ये सबसे पहले इस बीमारी को वहीं पर ऑब्जर्व किया गया है। अब इसकी वंशागति कैसे होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है। वंशागत समझने के पहले देखिए, हमने बताया फीमेल में XX जीन मौजूद होता है। लिंग गुणसूत्र देखा आपने, XX, और पुरुष में XY। तो अगर इसमें X और X दोनों में से H जीन मौजूद, हीमोफीलिया की स्पेलिंग H से स्टार्ट होती ना, हीमोफीलिया H से कहा जाता है। देखिए हीमोफीलिया HAEMOPHILIA, इसमें मान लिया X, इसका करेक्टर हमने H मान लिया। X में भी H है और दूसरे वाले X में भी H जीन मौजूद है, हीमोफीलिया का जीन। तो ऐसी महिला जिसमें दोनों X में हीमोफीलिया का जीन HH मौजूद है, तो ऐसी महिला हीमोफीलिया की रोगी होगी। हीमोफीलिया की रोगी होगी। पहले समझ लीजिए किस कंडीशन में रोगी होगी, किस कंडीशन में वाहक होगी। अगर पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, उसके X, ये X संलग्न रोग ही हैं। अगर उसके X में हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, तब भी मेल क्या होगा, वो भी हीमोफिलिक होगा, पुरुष भी हीमोफीलिया का रोगी होगा। यदि महिला में दोनों गुणसूत्र X हैं, किसी एक में H यानी हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, तो वह महिला वाहक होगी, वो रोगी नहीं होगी, वह इस रोग की वाहक होगी अगर दोनों X में से एक में H मौजूद हो। और अगर महिला में X से X गुणसूत्र हैं तो नॉर्मल होगी, हीमोफीलिया नहीं होगी। और पुरुष में भी XY है, कोई H मौजूद नहीं है, तो भी वो सामान्य पुरुष होगा, उनमें हीमोफीलिया का लक्षण जीन नहीं मौजूद होगा, तो हीमोफीलिया नहीं होगी। तो X में महिला में दोनों में H मौजूद हो हीमोफीलिया का जीन, तो महिला वो हीमोफिलिक होगी। अगर एक में मौजूद है तो महिला वाहक होगी। पुरुष में XY में से एक में भी खाली X में अकेला H मौजूद है तो हीमोफीलिया वाला होगा वो। और चूंकि X लिंग है इसलिए X में ही ये हीमोफीलिया का जीन मौजूद रहेगा। ये कंडीशन है। इस कंडीशन के आधार पर आइए जानते हैं कि अगर वंशागति कराई जाए तो कैसी संतानें उत्पन्न होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक प्रश्न निश्चित रूप से ये आरेख बना करके समझाने के लिए आता है। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, अगर कोई पुरुष है और वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है और इधर महिला है जिसमें हीमोफीलिया की वाहक मतलब हुआ जैसे मलेरिया बीमारी आप सबने सुना है। मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है उसमें जो मलेरिया रोग है उसका जो परजीवी है उसको बोलते हैं, मलेरिया के परजीवी को प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को ला करके वो आपके शरीर में रक्त में पहुंचा देती है तो आपको मलेरिया हो जाता है। लेकिन वह जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, वह मादा एनाफ्लीज मच्छर में होता है, लेकिन मादा एनाफ्लीज मच्छर में मलेरिया रोग नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मादा एनाफ्लीज मच्छर उस मलेरिया परजीवी की वाहक है, उसमें वो ले जाने का काम करती है, कैरियर है, एक से दूसरे में पहुंचाने का काम करती है, मगर स्वयं में नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर महिलाएं वाहक हो सकती हैं, उनमें रोग नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जनरेशन में, आगे की जनरेशन में इस रोग को पहुंचाने का काम करती हैं, इसलिए उसको वाहक कहा गया। उसमें नहीं होगा, वो वाहक होगी। तो पुरुष हीमोफिलिक है, पुरुष के गुणसूत्र XY आप जानते हैं, और हीमोफिलिक तब होगा जब उसके X गुणसूत्र में ये हीमोफीलिया का जीन मौजूद होगा। तो हमने क्या लिखा, पुरुष हीमोफिलिक है इसलिए XHY लिखेंगे, और महिला वाहक है, वाहक में एक X में उसके हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, XH लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये तो हो गया जनक। जनक कैसे हुए, पुरुष हीमोफिलिक हुआ और महिला हुई वाहक, ये दोनों जनक हो गए। अब इनसे जो जनक से युग्मक बनेंगे, पुरुष से XH और Y बन जाएगा, महिला से XH और X बन जाएगा। अब इनमें जब संकरण कराया जाएगा तो संकरण आपने अच्छी तरह से मेंडल के नियम में पढ़ चुके हैं
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सभी जगहों पे ही संकरण कराया गया है। तो देखिए इस यक्स एच का यक्स एच से क्रॉस हो गया तो यक्स एच बना। दोनों एक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद है, तो पुत्री जो पैदा होगी वो क्या होगी, हीमोफिलिक हो जाएगी, क्योंकि एक्स एच फीमेल हीमोफिलिक होगी। अब इस एक्स एच का इस यक्स से क्रॉस करा दो तो यक्स एच और यहाँ से यक्स आ गया, तब भी यक्स एक्स है तो पुत्री होगी, लेकिन एक यक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो पुत्री क्या होगी, वाहक होगी, क्योंकि एक यक्स में हीमोफीलिया का जीन मौजूद है तो फीमेल कैरियर अर्थात वाहक होगी। और इसी तरह से इस वाई का क्रॉस कराइए, इस वाई का हमने एक्स एच से क्रॉस करा दिया तो एक्स एच वाई में क्या बताया हमने कि मेल जो होगा उसके एक्स गुणसूत्र में अगर यह जीन हीमोफीलिया का एच मौजूद है तो एक्स एच वाई अर्थात होगा तो पुत्र, लेकिन एक्स हीमोफीलिया का जीन इसमें मौजूद है इसलिए पुत्र कैसा होगा, हीमोफीलिया का रोगी होगा। इसी प्रकार से अब इस वाई का इस यक्स से क्रॉस होगा तो ना यक्स में हीमोफीलिया है नहीं है ना, तो एक्स वाई अर्थात पुत्र जो होगा सामान्य होगा। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकला कि यदि किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक ऐसी महिला से होता है जो हीमोफीलिया रोग की वाहक है, जो उसकी संतानें पैदा होंगी, पुत्रियां वो हीमोफिलिक होंगी, पुत्री एक ऐसी होगी जो वाहक होगी, एक पुत्र ऐसा होगा जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा और एक पुत्र ऐसा होगा जो सामान्य होगा, अर्थात एक पुत्री हीमोफिलिक होगी, एक पुत्री वाहक होगी, और जो पुत्र होगा एक पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होगा और एक सामान्य होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप चित्रारेख द्वारा समझाइए कि उत्पन्न होने वाली संतानें, कंडीशन दी रहेगी, किस प्रकार की होंगी। तो पहली कंडीशन ने दिया कि कोई पुरुष हीमोफिलिक है, उसका विवाह ऐसी महिला से होता है जो हीमोफीलिया की वाहक है, तो उसकी संतानें कैसी होंगी। तो इस क्रॉस के द्वारा आप संतानों का निर्धारण निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारी कंडीशंस में क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको हम करवाएंगे क्वेश्चन। पहले एक से आप उदाहरण देकर समझिए कि एक को हमने उदाहरण देकर समझाया है। अब इसी में क्या होगा, पुरुष सामान्य है, महिला हीमोफीलिया की से पीड़ित है तो संतानें कैसी होंगी। एक है कि पुरुष हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, जो महिला है वो हीमोफीलिया या सामान्य है तो उसकी संतानें कैसी होंगी। इसमें कंडीशंस बदल सकती हैं, कई सारी कंडीशंस अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कैसे होता है। तो ये हुआ हीमोफीलिया क्या है और इसकी वंशागति कैसे होती है। बताया हमने कि ये जीन सेक्स लिंग जीन्स कहलाते हैं, लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं, इनकी वंशागत उनकी संतानों में हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसी से संबंधित है वो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण माने रंग, अंधता माने न देख पाना, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति कलर ब्लाइंड कहलाता है। जैसे आप लोग सामान्य रूप से अगर कोई कलर ब्लाइंड होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में, लिखने में, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। तो लाल हरे रंग का ना पहचानना ये कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। इसीलिए जो व्यक्ति वर्णांध होता है ऐसे व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती। रेलवे में ड्राइवर तो कतई नहीं बन सकता है, क्योंकि रेलवे का संचालन लाल और हरे रंग पर निर्भर होता है। गाड़ी रोकना है तो सिग्नल लाल है, गाड़ी को जाने के लिए संकेत देना है तो हरा है। अब वो ऐसा ड्राइवर अगर गाड़ी में बैठा है इंजन पर तो लाल हरा देख ही नहीं पा रहा है तो समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है मेडिकल में, रेलवे में जब आप भर्ती होते तो मेडिकल होता है, सब जगह होता है, तो कलर ब्लाइंड टेस्ट जरूर कराया जाता है। यदि आप हैं कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो फिर आप इस नौकरी को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, अब देखा जाए तो पूरे विश्व में लगभग 250 मिलियंस
ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रोग से प्रभावित हैं, 250 मिलियन। और इस कलर ब्लाइंडनेस होती क्यों है? देखिए, एक सामान्य रूप से आप जान लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बायोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा जान लीजिए कि हमारी आँख में रेटिना होती, दृष्टि पटल। रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। एक रॉड सेल्स होती है, आँख की जब क्रियाविधि पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, और दूसरी होती कोन सेल्स। रॉड सेल क्षण कोशिकाएं और शंकु, कोन माने शंकु, शंकु कोशिकाएं। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं जो रंगों को पहचानने का काम करती हैं। रंग सेंसिटिविटी, कलर सेंसिटिविटी, वो पिगमेंट्स होता है, उसको पहचानती हैं। एक ऐसी कोशिकाएं जो लाल रंग का निर्धारण करती हैं, एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो हरे रंग का निर्धारण करती हैं, और एक ऐसी कोशिकाएं जो नीले रंग का निर्धारण करती हैं। तो रंगों का निर्धारण जो हमारी रेटिना है उसमें उपस्थित कोन सेल्स की कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये जीन्स वास्तव में कोन सेल को ही प्रभावित करता है, जिसके कारण हम लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते, उसका विभेद नहीं कर पाते। जैसे कागज़ का एक पेज है, उसमें स्केच पेन से बहुत सारे कलर की बिंदियां रख दी जाएं, बहुत सारी बिंदियां रख दी जाएं, लाल, हरी, नीली, पीली, काली, सब तरह की, तो आप पूरी बिंदियों को देख पाएंगे। लाल और हरे रंग की बिंदी आपको नज़र नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगा कि इसमें लाल रंग की बिंदियां भी हैं और हरे रंग की, क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हैं, आपकी आंखें इन 2 रंगों का विभेदन नहीं कर पाती हैं। तो जिस प्रकार से हीमोफीलिया की वंशागति आपने देखी है, ठीक उसी प्रकार से वर्णांधता की वंशागति को भी जान सकते हैं। ठीक जिस प्रकार से हीमोफीलिया में आपने देखा कि किसको हीमोफीलिया होगी, कौन वाहक होगा, कौन पुरुष होगा वाहक, कौन सा महिला जो है वाहक होगी, क्यों होगी, यहाँ भी वही जीन्स के आधार पर आप जान सकते हैं। यदि महिला के एक्स में, अब यहाँ पर हमने कलर ब्लाइंड की स्पेलिंग सी से स्टार्ट है, कलर ब्लाइंडनेस। इस कलर ब्लाइंडनेस को हम जॉन डाल्टन के नाम पर डाल्टन प्रभाव भी कहा जाता है, डाल्टनिज्म के नाम से, डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रोटॉन दोष के नाम से भी हम जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस को, डाल्टनिज्म और प्रोटॉन दोष के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एक्स महिला के दोनों एक्स गुणसूत्र हैं और इसमें दोनों में सी जीन, कलर ब्लाइंड का, सी से हमने कलर ब्लाइंड को दर्शाया है, दोनों में सी मौजूद है, दोनों में है, तो ऐसी महिला वर्णांध होगी, कलर ब्लाइंड होगी। यदि पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्र में से एक्स में अगर कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है तो पुरुष कैसा होगा, वर्णांध होगा। अगर महिला के एक्स और एक्स में से किसी एक एक्स में कलर ब्लाइंड सी मौजूद है, इसका जीन मौजूद है, तो ऐसी महिला वाहक होगी, कैरियर होगी। और यदि एक्स एक्स है तो सामान्य महिला होगी, और यदि एक्स वाई है तो सामान्य पुरुष होगा। ठीक हीमोफीलिया की भांति कलर ब्लाइंडनेस की भी वंशागति होती है। अब एक इसका उदाहरण हम देते हैं, क्या कर लेते हैं, कोई पुरुष है जो वर्णांध है, अर्थात इसमें पुरुष है, उसके पुरुष के गुणसूत्र एक्स वाई लिंग गुणसूत्र हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं वह लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित जीन्स के कारण क्या निमित्ता होगी। पुरुष है, वर्णांध है, पुरुष के गुणसूत्र एक्स वाई लिंग गुणसूत्र, उसके एक्स में कलर ब्लाइंड का जीन सी मौजूद है। महिला वाहक है, जिसमें वाहक है इसलिए दोनों एक्स में से एक एक्स में कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है। अर्थात एक वर्णांध पुरुष है, उसका विवाह एक महिला वर्णांधता की वाहक महिला से विवाह होता है, तो उसकी संतानें कैसी होंगी, हीमोफीलिया की भांति इसका भी निर्धारण कर सकते हैं। तो पुरुष वर्णांध है, एक्स सी वाई होगा, और इसके युग्मक क्या बनेंगे, एक्स सी और वाई। महिला वाहक है तो एक्स सी एक्स होगा, इसके गैमीट क्या बने, एक्स सी और यक्स। जब क्रॉस कराया गया इस यक्स सी का इस यक्स सी से, तो रिजल्ट क्या मिला, एक्स सी, दोनों एक्स में कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है। तो जो पुत्रियां होंगी वो इस रोग से ग्रसित होंगी, इनमें रोग होगा, क्योंकि दोनों एक्स में कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है। उसी तरह से इसी यक्स का इस यक्स से क्रॉस करा दें, एक्स सी और यक्स मिलेगा, एक्स सी और यक्स मिल गया तो पुत्री जो होगी वह वाहक होगी, क्योंकि दोनों गुणसूत्र यक्स हैं और एक यक्स में कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है। तो यक्स सी यक्स यानी पुत्री जो होगी वह वाहक होगी। इसी प्रकार से यहाँ भी क्रॉस करा दो, वाई का एक्स सी, वाई से तो एक्स सी वाई,
अर्थात XY पुरुष होता है लेकिन उसके X गुणसूत्र में कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद है, तो ऐसा पुत्र जो होगा वो वर्णांध हो जाएगा। इसी तरह से Y का X से क्रॉस कराया गया तो XY कोई जीन मौजूद नहीं है, तो पुत्र जो होगा सामान्य होगा। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला, अगर किसी वर्णांध पुरुष का विवाह महिला वाहक है कलर ब्लाइंडनेस की, उसमें वर्णांधता है, उसकी वाहक है, का विवाह कराएंगे तो उसकी जो संतानें होंगी तो पुत्री एक होगी जो रोग ग्रसित होगी, एक पुत्री ऐसी होगी जो वाहक होगी, और एक पुत्र ऐसा होगा जो वर्णांध होगा, एक पुत्र ऐसा होगा जो सामान्य होगा। यह परिणाम प्राप्त होगा। इस तरह से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो X संलग्न जीन रोग के अंतर्गत आती हैं। Y संलग्न और XY संलग्न आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इन्हीं दोनों रोगों का जिक्र किया गया है। अब एक क्वेश्चन आप सभी लिखिए और इसका परिणाम निकालने की कोशिश करिए कि एक सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री है कलर ब्लाइंड की, एक सामान्य पुरुष है और एक वाहक स्त्री है वर्णांधता की वाहक है, तो उनकी संतानें कैसी होंगी निकालने का प्रयास करिए कि परिणाम क्या होगा। पुरुष सामान्य है, स्त्री या महिला वाहक है वर्णांधता की, तो उसकी संतानें कैसी होंगी आप अपनी कॉपी पर करके निकालने का प्रयास करिए कि क्या परिणाम प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है किस प्रकार से हमें वंशागत दर्शानी है, कैसे रेखाचित्र बनाना है। इसको करने के बाद आप बताइए कि क्या रिजल्ट निकला। तो हमने कहा पुरुष सामान्य है अर्थात XY होगा, और स्त्री वाहक है तो XC और X होगा। इसके युग्मक बन गए X और Y, इसके युग्मक बन गए XC और X। तो इस तरह से क्रॉस कराएंगे XC X बनेगा, ऐसा क्रॉस कराएंगे तो X और X बनेगा, इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो XC Y बनेगा, और इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो XY बनेगा। अब देखिए क्या यही परिणाम प्राप्त हुआ है। एक सामान्य पुत्री होगी, एक सामान्य पुत्र होगा, एक पुत्री वाहक होगी और एक पुत्र भी रोग ग्रसित होगा। देखिए मिला करके अगर यही परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आपने वंशागत को अच्छे से समझ लिया है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की वंशागत को हम किस प्रकार से कर पाएंगे आपने समझ लिया। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है कि किस तरह से वंशागत होती है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारी कंडीशंस लिख करके आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस वंशागत को हम अपने आप से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे एक दूसरा देते हैं, एक सामान्य पुरुष है और एक वाहक हीमोफिलिक, एक हीमोफीलिया का करके देखिए। एक सामान्य पुरुष है, उसका विवाह हीमोफिलिक स्त्री से किया जाता है, तो उसकी संतानें कैसी होंगी एक हीमोफीलिया का करके बताइए। एक सामान्य पुरुष है और उसका विवाह हीमोफिलिक स्त्री से होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानें कैसी होंगी। एक कंडीशन लिख लो, भी आप होमवर्क के रूप में घर में करिएगा। तीसरी कंडीशन लिखिए, एक और लिखिए। एक सामान्य पुरुष है और वर्णांध स्त्री है, सामान्य पुरुष है और वर्णांध स्त्री है, अर्थात एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वर्णांध स्त्री से करने पर उसकी संतानें किस प्रकार से उत्पन्न होंगी। एक और लिखिएगा, एक वर्णांध पुरुष है और एक सामान्य स्त्री है। ये कंडीशंस लिखी हैं, इनसे करने का प्रयास करिएगा। आप यदि समझ गए होंगे तो बड़ी आसानी से आप इसकी वंशागति को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगली कक्षा में आपको इस चैप्टर में आगे की बातें बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।